युवा संसद के इस मानसून सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नए सदस्य शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञा करेंगे। महासचिव श्री उदय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं श्री मनोज कुमार। महोदय आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा करेंगे? महोदय मैं शपथ ग्रहण करूंगा। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगे? हिंदी में श्रीमान। मैं श्री मनोज कुमार जो युवा संसद की लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, देश की प्रभुसत्ता बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। सुश्री रीता जो उड़ीसा के कांकेर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित। पूरे रिकॉर्डिंग हम देखेंगे। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को यह सूचित करना है कि श्री पहलमान सुब्बा सिक्किम के सिक्किम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य पहलमान सर लोग यहाँ पे स्टैंड नहीं लाया है एकदम पता आप तो जान ही रहे हैं 27 जून 2024 को सिक्किम में हुआ। प्रोग्राम 19 तो मई जान ही रहे हैं 2024 को एक दुखद घटना में इस्लामी गणराज्य नहीं, बोले स्टैंड नहीं लाया है कि प्रोग्राम चलेगा महामहिम तो डॉक्टर घंटा सैयद इब्राहिम इसमें स्टैंड लगा के और विदेश खड़ा तो मंत्री नहीं हो सकता डॉक्टर हुसैन अब्दुल्ला तथा अन्य अच्छा, मैनेज कर लेंगे। पदाधिकारियों का निधन हो गया। ये सभा इस दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में स्टैंड ला सकते हैं तो ला दीजिए स्टैंड ला सकता है तो ला दीजिए चलिए बहुत देर प्रोग्राम चलेगा और यहाँ पे कैमरा पकड़ के हम तो खड़ा रह जाएंगे पर दिक्कत ये है कि सर लोग बोल रहे हैं ना कि पूरा प्रोग्राम का चाहिए 1 मिनट छूटना नहीं चाहिए। स्टैंड ला सकते तो ला लीजिएगा, प्रोग्राम भी देख लीजिएगा। नहीं इधर आइए ना, आपको हम जहाँ तक आप आइएगा हम ले लेंगे। कृपया बैठ जाएं। महासचिव शोक संतप्त श्री आदित्य कुमार पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब प्रश्नकाल शुरू होता है। प्रश्न संख्या 1 सुश्री जूही। महोदय जी, मैं अपनी बात को एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू करना चाहती हूँ, जिसमें एक पिता और एक पुत्र तंबू में सो रहे थे। पिता ने पुत्र को जाकर पूछा कि वहाँ क्या आसमान में क्या दिख रहा है? पुत्र ने कहा कि मैं लाखों तारे देख रहा हूँ जो मिलकर आकाश का राज बना रहे हैं। पिता ने पुत्र को जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, देखो, किसी ने हमारा तंबू उजाड़ दिया। हम इसे बिना अनुमान लगा सकते कि क्या सिर्फ किताब से नहीं आता। बच्चों में मानसिक विकास होना चाहिए और तार्किक क्षमता भी बढ़नी चाहिए। आपकी सरकार ने शिक्षा नीति और बजट इसलिए तो है ताकि अपने बच्चों मानसिक तनाव और सामने से ले रहे थे तो फिर बोले कि समझा नहीं है या फिर इनकी नजर कमजोर जितना भी हमारी दिखाई नहीं देती मैडम स्पीकर उन्होंने नई शिक्षा नीति पर स्वयं चीज लगाया जाने का तर्क भारत पश्चिमी दक्षिण में काफी शिक्षा प्रणाली चली आती है। हमने हाल में 19 फरवरी 2024 को अच्छी सरकारी शिक्षा के लिए हमने 3 IIT 3 IIM 13 नवोदय विद्यालयों का उद्घाटन करवाया। दूसरी तरफ दूसरी तरफ जिस मासिक स्रोत के बारे में आप बात कर रहे हैं
उन्हीं के लिए हमने 2017 को मानसिक स्वास्थ्य एक बार अधिनियम मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे सभी लोगों का तनाव कम करने में मदद करता है। दूसरी तरफ कोचिंग गाइडलाइंस की बात करें, पटल पर लाया गया यूसीसी के चार्टर पर राजनीतिक दलों का नृत्य जारी है। इस मुद्दे को चुनावी अभियान का रखते हैं, पर इसमें क्या मुल्क का हित शामिल है? जी नहीं, ये सब सत्ता पक्ष की चालें हैं। पर मैं बता दूं, ये चालें कामयाब नहीं होगी। आवाम में बंटवारा यानी मुल्क का बंटवारा, और हम ये होने नहीं देंगे। मैं सत्ता पक्ष में बैठी सरकार से पूछना चाहूँगा कि भारत एक विविधता में एकता वाला देश है। एक विविधता में एकता की बात करते हैं, दूसरी तरफ यूसीसी लाने पर तुले हुए हैं, जहाँ हर एक संप्रदाय के लोग रहते हैं, जहाँ एक हर संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनके अपने रीति रिवाज है। उन रीति रिवाजों का क्या होगा? धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। इससे पहले कि मैं इनके प्रश्नों का उत्तर दूं, मेरा एक प्रश्न है। ये जरा बताएं कि अगर एक घर में एक व्यक्ति के लिए एक नियम हो और दूसरे व्यक्ति के लिए अलग नियम हो, तो क्या ऐसे में वो घर चल पाएगा? बिल्कुल नहीं महोदय। तो ऐसे में देश कैसे चलेगा? महोदय, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो ये संविधान की मूल भावना में लिखा हुआ है कि होना चाहिए। महोदय, अनुच्छेद 44 में साफ साफ लिखा है सहदेवर, यानी कि राज्य को यह प्रयास करना है या सुनिश्चित करना है कि होगा। महोदय, संविधान निर्माताओं के तो मनोभाव ही थे कि सामान्य नागरिक संहिता देश में आनी चाहिए। महोदय, कई बार सर्वोच्च न्यायालय और कम से कम 10 से अधिक बार अनेक राज्यों के उच्च न्यायालयों ने अपने फैसले में यह कहा है कि सामान्य नागरिक संहिता देश में आनी चाहिए। अब फिर भी अगर इन्हें यह अटपटा हाथ लगता है और अचानक नजर आता है, तो मुझे इस पर आपत्ति है महोदय। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो सभी धर्म संप्रदाय की बहन बेटियों के लिए विवाह का उम्र समान हो जाएगा, ग्राउंड ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा और एक पति और एक पत्नी का नियम सब पर लागू हो जाएगा। अब मुझे इसमें तो किसी प्रकार की आपत्ति की गुंजाइश दिखाई नहीं देगी। क्या हमारे विपक्षी साथी महिलाओं की निजी समस्याओं को दूर करना नहीं चाहते? महोदय, एक तो इन्हें यह नियम पहले ही ले आना चाहिए था। अब जब और महोदय, जहाँ तक इनका प्रश्न रहा अनुच्छेद 25 को लेकर, तो मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता हमेशा रहेगी। महोदय, जहाँ तक इनका कहना रहा यूसीसी के बारे में, तो मैं इन्हें कहना चाहता हूँ, क्या वह सामानों का केस भूल गए? अगर नहीं तो यूसीसी का समर्थन करें, क्योंकि इसके माध्यम से राष्ट्र अखंडता, सामाजिक न्याय एवं समानता सुनिश्चित किया जा सकता है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने 2019 के मैनिफेस्टो में 3 वादे किए थे, जिसमें से 2 पूरे हो गए हैं और जनता के आशीर्वाद से तीसरा भी पूरा करेंगे। धन्यवाद। कैसे साधेगा, कहाँ से लाएगा सर? बाकी भाई ब्याज को पति का केस उठा माननीय महोदय, मैं आपके द्वारा प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब खाद्य एवं कृषि मंत्री सत्य से अवगत है कि प्याज के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि होगी, प्याज का मूल्य 50 से 60 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गया है। यदि हाँ, सरकार प्याज की मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या उपाय करेगी? सदन को बताना चाहता हूँ कि प्याज के मूल्य में जो वृद्धि हो रही है, इसकी जिम्मेदारी सरकार को है और प्याज की कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार की प्रकार के उपाय भी कर रही है। इसमें कि राज्य सरकार के सहयोग से जवान घरों के खिलाफ लगातार छापों की कार्रवाई जारी है, जिससे प्याज की आपूर्ति बढ़ाई जा सके। भारत सरकार ने ईरान और चीन से प्याज का आयात बचा कर दी है, इससे देश में प्याज की आपूर्ति बढ़ने पर कितने कम हो सके। महोदय, मैं सदन को यह भी सूचित करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र एवं देश के अन्य भाग में इस वर्ष प्याज की बम्पर होने की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले 3-4 महीनों में प्याज की कीमतों में कमी आएगी। धन्यवाद महोदय। क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत मिशन कहाँ तक फलीभूत हुए और ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के प्रयासों के बारे में सरकार की क्या उपलब्धियां हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि 10 वर्ष पहले जब स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था, तब तक देश में स्वच्छता का प्रतिशत केवल 39% था। आज आंकड़ा 70% को पार कर गया है। आज भारत में 4.5 लाख गाँव और 535 जिले खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं।
स्वच्छता के अभाव के कारण कॉलेरा, डायरिया जैसी बीमारियां फैलती है। हम आश्वस्त हैं कि 2024 समाप्त होने से पहले भारत को स्वच्छ बनाकर सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। रही बात ग्रामीण भारत की, स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने 2 अक्टूबर 2024 तक खुले में शौच मुक्त भारत को हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसके अंतर्गत सरकार ने 1,96,000 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत पर 1.2 करोड़ शौचालय निर्माण करके भारत को शौच मुक्त बनाने के प्रयास क्षेत्र में प्रयासरत है। इसके अंतर्गत ग्रामीण विद्यालय में लड़के लड़कियों के लिए समर्पित शौच की व्यवस्था करना है, क्योंकि विशेषकर इस कारण से कई लड़कियों की शिक्षा बीच में छूट जाती है। धन्यवाद। कचरे के निस्तारण हेतु कोई अभियान चलाए जा रहे हैं या फिर सरकार सदन में सिर्फ बड़े बड़े बातें बोलने जाती है? आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि कचरे के निस्तारण हेतु सरकार बड़े पैमाने पर व्यवस्था कर रही है। जैसे आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिससे इस समस्या का निजात पाया जा सके। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत कुछ बुनियादी ढांचे जैसे हाथ गड्ढे, सोखने वाले गड्ढे तथा अपशिष्ट प्रबंधन के तहत संशोधन के तहत निर्माण किया जाएगा। साथ ही लोगों में जागरूकता लाने हेतु इन्वेस्टर से अभिनेता सचिन तेंदुलकर, प्रियंका चोपड़ा आज से बड़े पैमाने पर प्रचार क्षेत्र में कार्यरत है। धन्यवाद। सुश्री अपर्णा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री से पूछना चाहती हूँ, देश की कुल वनाच्छादित भूमि के क्षेत्रफल में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? क्या कभी इसमें दर्ज की गई? वन की वृद्धि के लिए सरकार क्या कर रही है और भविष्य में सरकार की क्या योजना है? सरकार देश की पर्यावरण स्थिति को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील है। सर, ये समस्या स्पष्ट करना चाहती हूँ कि नेशनल फॉरेस्ट सर्वे की 1987 से अब तक देश की पर्यावरण स्थिति में रिपोर्ट देके आई है, जिसके अनुसार 2015 की तुलना 2024 में लगभग 4,000 किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जो अभी देश की 22% भूमि वन क्षेत्र से आवृत है। महोदया, सरकार वृक्षारोपण के मानक 33% प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए समाज को वनीकरण से जोड़ा जा रहा है। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन क्षेत्र की रक्षा के लिए लाखों लोगों में जागरूकता लाई जा रही है। विद्यालयों एवं कॉलेजों के छात्रों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। देश में एक ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। सरकार ने इस दिशा में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए पेड़ लगाने एवं उसकी देखभाल के लिए लोगों को आर्थिक मदद देने की योजना है। धन्यवाद महोदय। अचरज भरता हूँ, क्या हाल तुम्हारा होगा? मैं सोच से अचरज भरता हूँ, क्या हाल तुम्हारा होगा? जिसने किया है जीवन आयु, उसका भी हत्या होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री से पूछना चाहता हूँ, वनों की कटाई को रोकने के लिए सरकार की क्या योजना है? मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सुझाव दिए हैं कि कटान को रोकने हेतु एवं संरक्षण के लिए कदम उठाने हेतु एक निगरानी प्रणाली गठित करें एवं उसकी वार्षिक रिपोर्ट मंत्रालय को भेजें। वनों का अत्यधिक कटान अक्टूबर से मार्च के मध्य होता है, अतः उस समय संबंधित पुलिस थानों एवं जिला के अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया जाए एवं कटान में सतर्क लोगों एवं माफियाओं को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में निरुद्ध किया जाए। भारत सरकार सैटेलाइट एवं अन्य अत्याधुनिक तकनीकी माध्यमों के द्वारा इस कार्य पर निगरानी रख रही है। धन्यवाद। विदेश में जाने वाले विद्यार्थी विदेश में जाने वाले छात्रों की घटनाओं से प्रभावित होकर विदेश से निकलते हैं, लेकिन वो यह नहीं समझ पाई कि आज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के देशों में जिस शिक्षा संस्थान में प्रवेश ले रहे हैं, ये शिक्षा संस्थान स्वयं अस्तित्व को बताने हेतु भारतीय विद्यार्थियों को आसानी से अपने शिक्षण संस्थान में प्रवेश दे रहे हैं और भारी फीस ले रहे हैं। इसका वास्तविक शिक्षा से कोई सरकार नहीं है। गौरतलब है कि पिछले लगभग 2 दशकों से कई नागरिक एजेंटों के माध्यम से खासतौर पर
बाहर के देशों में बेरोजगार की तलाश में गए और वहाँ उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा और उनके पासपोर्ट एजेंट के द्वारा कब्जा किए जाते रहे और तरह से शोषण दिखाया जाता रहा है। उन्हें ऐसे मांग के प्रतीक्षा में रहना पड़ता है। क्या सरकार का इस पर ध्यान नहीं जा रहा है कि ऐसे भारत सरकार द्वारा इस चर्चा के लिए क्या कोशिश की जा रही है? कृपया यह बताने के बच्चे से मांग हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफी के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं हुआ था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन में उपस्थित सभी सदस्यों को और खासकर हमारे विपक्ष के विद्वान सदस्यों को सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारा भारत युवाओं का देश है जो आज के समय पर शिखर की ओर बढ़ रहा है। शिक्षा सबसे उच्च पहलू है जिसके माध्यम से हमारा भारत उन्नति के मार्ग पर आगे जा रहा है और इसी कारण हमारी सरकार ने सबसे अधिक जोर अगर किसी चीज पर दिया है तो वो है शिक्षा। अब मैं अपने विपक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर पर आता हूँ। महोदया, शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों और युवा पेशेवरों की सुरक्षा एवं कल्याण भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले नए भारतीय छात्र विदेश स्थित भारतीय मिशनों और केंद्रों के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। यह युवा कौन है? यह युवा शब्द क्या है? जिसकी ऊर्जा अक्षुण्ण, जिसका जीवन अन्तहीन, जिसकी पराक्रम अपराजय, जिसका आस्था अटल और जिसका संघर्ष जटिल हो, वह युवा है। यह युवा हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए हर एक क्षेत्र जैसे खेती से लेकर खेल जगत तक, शिक्षण से लेकर सैन्य तक, ऑटोमोबाइल से लेकर अंतरिक्ष तक और विज्ञान से लेकर वाणिज्य तक हर एक क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं और हमारे भारत को उन्नति के मार्ग पर आगे ले जा रहे हैं। महोदया, नजर को बदला जाए तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदला जाए तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं होती, केवल दिशा को बदलने से किनारे अपने आप बदल जाते हैं। दिशा हमारे देश के छात्रों को जरूरत है जो हमारी सरकार उन्हें देने का प्रयास कर रही है ताकि वे हमारे देश को आगे बढ़ा सके। एजुकेशन इज समथिंग दैट कैन नॉट बी स्टोलन, कैन नॉट बी टैक्स्ड। The more you spend, the more you become. The more you share, the more you expand. महोदया, शिक्षा की इतनी बेहतरीन प्रणाली होने की वजह से हमारे भारतीय छात्रों को विदेशों में पंजीकृत के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगर किसी भी छात्र को किसी भी तरह की परेशानी होती है तो वे हमें टेलीफोन, ईमेल और अन्य सोशल मीडिया के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारी सरकार उनका समाधान जल्द से जल्द करने का प्रयास करेगी। हमारी सरकार ने ऐसी कई योजनाएं चलाई है जिसके द्वारा हमारे छात्र विदेशों में जाकर एक अच्छी लाभ के साथ एक अच्छा शिक्षा ग्रहण कर सके। महोदया, यहाँ तक कि विदेशों में किसी भी आपातकाल स्थिति के दौरान फंसे संकटग्रस्त लोगों को हमारी सरकार जल्द से जल्द भारत में वापसी सुनिश्चित करती है। मैं आपको बता दूं, हाल ही में वंदे भारत मिशन, यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा, सुडेन में ऑपरेशन कावेरी, इजराइल में ऑपरेशन अजय के माध्यम से दुनिया भर के देशों से हमने हमारे भारतीयों को भारत वापस लाया और यहाँ तक कि हमारे दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी जो कि विदेशों
शुरू की। हमारे देश में गैर संवैधानिक खाप पंचायतों का कुछ राज्यों में बहुत अधिक हस्तक्षेप, इसके कारण समाज ऑनलाइन गिनिंग जैसी कुछ समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। मैं जानना चाहती हूँ ऐसी पंचायतों पर रोक के लिए हमारी सरकार कौन से ठोस कदम उठा रही है? मानवाधिकार तथा महिला अधिकारों का उल्लंघन करता है। अतः देश सरकार ने इस प्रकार के असंवैधानिक प्रगति पर रोक लगाने के लिए सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों और पुलिस प्रमुखों की बैठक बुलाई है। राज्य सरकारों से विचार विमर्श करके संवैधानिक उल्लंघन के मामलों
जाएंगे सामने। उनको भारत के सुधार के बारे में पता है, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस तरह देश को आगे इसकी सूचना देनी है। युवा संसद की सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विभाग के अनुसार मुझे रेलवे यात्री सुधार विधेयक 2023 की प्रति सभा पटल पर रखने का निर्देश हुआ है, जो कि हुई बैठक 5 फरवरी 2024 में लागू की गई। महासचिव राज्यसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक सभा पटल पर रखेंगे। महोदया, मैं राज्यसभा द्वारा पारित किए गए रेलवे यात्री सुधार विधेयक 2023 की प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। ज्ञान आकर्षण प्रस्ताव श्री अभिषेक ज्ञान आकर्षित करेंगे। माननीय सूचना प्रसारण मंत्री जी उत्पन्न स्थिति के बारे में जानकारी दें। देश में फटी खबरें फैलने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? मान्यवर, जैसा कि हम जानते हैं कि परिवहन और संचार साधन में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमारे देश में फिल्मों का इस्तेमाल करने लोगों की संख्या लगभग 16 करोड़, व्हाट्सएप 15 करोड़ और ट्विटर 2 करोड़ है। यह एक बहुत ही बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इन सोशल मीडिया को नियमित और नियंत्रित करना एक कठिन कार्य है। हमारे देश में फर्जी खबर का प्रचलन बहुत गंभीर है। हमारे देश में झूठ, अविश्वास और घृणा फैल रही है। हमारे देश में इसका व्यापक स्तर पर प्रभाव देखा जा सकता है। समाचार विशिष्ट कारणों से साझा संचालित किए जाते हैं। लाभ, राजनीति, प्रचार और जुनून। बातों में हमने पाया है 87% फर्जी खबरों में लिंक शामिल होते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय का अभाव है। लोगों के बीच अविश्वास और गुस्सा फैल रहा है। मैं सूचना प्रसारण से अनुरोध करता हूँ कि इस मामले में कदम उठाएं, सोशल मीडिया और फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई की जाए। इन खबरों की स्थिति को लेकर हमारी सरकार इस संबंध में उचित कार्रवाई शुरू कर रही है। हम भारत में फर्जी खबर को नियंत्रित करने के लिए आय के अधिनियम के तहत कई प्रावधान है। ऐसी पर काबू पाने के लिए अधिनियम 2021 में लागू किया गया। हमारी सरकार फर्जी खबरों को नियंत्रित करने हेतु एक विशिष्ट समिति गठित की है। यह समिति वर्तमान में फर्जी खबरों की जांच विश्वसनीयता और सटीकता के साथ कर रही है। उस समिति को अधिकार है कि वह फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर से जानकारी प्राप्त कर सकती है। हमारी सरकार राज्य सुरक्षा के लिए उचित एवं बेहतर उपाय करेगी। हम इस संबंध में इतिहास गवाह है कि पुरुषों ने तथाकथित समानता को नकार दिया है। हमारे धर्म एवं संगठनों ने महिलाओं को उनके ही अधिकारों से वंचित रखा है। खैर, दुख की बात तो यह है कि आजादी के बाद भी महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। तब से 6 दशक बीत चुके हैं इस उम्मीद में कि लोकतंत्र लैंगिक प्रतिनिधित्व को संतुलित करने के उद्देश्य से सरकार ने इस विधेयक को इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। महोदया, इस विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधानों की मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। पहला, संविधान विधेयक सभी राज्यों के 1/3 हिस्से को आरक्षित करता है। दूसरा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल सीटों की संख्या का 1/3 सीटों में भी आरक्षण लागू होंगे। तीसरा, आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित की जा सकती है। चौथा, इस संशोधन अधिनियम लागू होने के 15 वर्ष पश्चात ही महिलाओं के लिए आरक्षण समाप्त हो जाएगा। एवं पांचवा, 1996 के महिला आरक्षण विधेयक की जांच करने वाली रिपोर्ट अन्य जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने की सिफारिश भी लागू की जाएगी। महोदया, मुझे पूरा विश्वास है कि सदन के सभी माननीय सदस्य, चाहे वे किसी भी दल के हों, इस विधेयक का पूरे दिल से स्वागत करेंगे और इसके माध्यम से महिलाओं को राजनीतिक जीवन में सशक्त बनाने में मदद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करती हूँ कि महिला आरक्षण विधेयक पर विचार किया जाए। धन्यवाद। मुद्दे पर बोलने के लिए यहाँ खड़ा। हमारी संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण कर गई। वे इस विधेयक का समर्थन करें। यह केवल नीति का मामला नहीं है महोदया, यह समानता, विकास और प्रगति का मामला है। महिलाएं जो हमारे देश की आधी जनसंख्या है, हम सभी जानते हैं इस संसद में मौजूद 10 में से 9 सांसद पुरुष है। यह समानता केवल आंकड़े नहीं है महोदया, इसके वास्तविक दुनिया पर गहरे प्रभाव है। जब हमारी समाज की आधी आबादी प्रतिनिधित्व करने से वंचित रह जाती है, तो हमारी नीतियाँ, कानून और निर्णय समाज की पूरी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रह जाती है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल एक महत्वपूर्ण कदम है इस असंतुलन को ठीक करने के लिए। चूंकि आरक्षण है, इसका मतलब ये नहीं कि महिलाएं पर कमजोर है। यह किसी पर दया दिखाने का भी मामला नहीं है। यह महिलाओं की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के समान रूप से भाग लेने का मामला है। कुछ लोग तर्क कर सकते हैं कि महिलाओं को बिना आरक्षण के प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। हालांकि हमें यह जानना चाहिए
ऐतिहासिक और संरचनात्मक दृष्टि से महिलाओं को पूर्ण भागीदारी में बनाने में रुकावट डालती है और इस विधेयक में महिला को अधिकार देने की बात है, लेकिन दूसरे तरीके से देखें तो शिक्षित महिला को काम करने अपना करियर चुनने की स्वतंत्रता है, तो हमें प्रोत्साहन करने की क्या जरूरत मौजूद है। ऐसी स्थिति में 33% आरक्षण पुरुषों द्वारा महिला के विकास को रोकने का और एक तरीका है। लेकिन महोदया, दुख की बात यह है कि अब जो कानून लाया गया है उसमें कुछ खामियां और त्रुटियां हैं। इसे महिला संगठनों का परामर्श किए बिना तैयार किया गया है, जो इस क्षेत्र में शोध करके बहुमूल्य सुझाव देने की स्थिति में है। 33% आरक्षण से पुरुष वाले पार्टियों को जानबूझकर उन निर्वाचन क्षेत्रों से महिलाओं को मैदान में उतारने का मौका मिलेगा जहां जितना असंभव है। साथ ही पर्दे के पीछे से पुरुष इस काम को अंजाम देंगे। वीडियो कितना एचपी पे बना? इससे मेरा सरकार से अनुरोध है कि महिला विधेयक आरक्षण को जल्दबाजी में पारित ना करें। मैं अध्यक्ष महोदय से दरखास्त करता हूं कि इस विधेयक को पारित करने से पहले इस पर पुनर्विचार किया जाए और उचित रूप से संशोधित किया जाए। मुझे सभा पटल पर अपना जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक वर्तमान राजनेताओं की महिला रिश्तेदारों को राजनीतिक स्थानों में प्रवेश करने में मदद करेगा। इस प्रकार इस विधेयक का उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा। इसके अलावा आधुनिक भारत में आरक्षण की आवश्यकता है ही नहीं। भारत के सभी लोगों को इस प्रकार के आरक्षणों का विरोध करना चाहिए, क्योंकि जाति का आरक्षण जातिवाद को जन्म दिया तो नारी का भी आरक्षण नारीवाद को भी जन्म देगा। इस तरह महिला आरक्षण बिल सिर्फ एक राजनीतिक हथियार बनकर रह जाएगा। इसका आरक्षण और विकास से कोई नाता नहीं होगा। इसलिए मैं इस आरक्षण बिल का विरोध और खंडन करता हूं महोदय। मुझे उम्मीद है सरकार मेरी बात समझ पानी होगी। बेटी दी है, अपने बेटी का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे तो जवाब क्या देते। सदियों से इसके आवाज को तुमने कदमों तले दबा रखा। आंधी का भी कुंवर दे तुम अधिकार को देते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे शर्म आती है कि जब हम वर्तमान में 21वीं सदी में जी रहे हैं, जब हम 21वीं और 22वीं सदी तक की योजनाएं बना रहे हैं, तब जाकर हम इस तरह के विधेयक को पारित करने के बारे में सोच रहे हैं, जो हमें बहुत पहले ही करना चाहिए। अक्सर हम महिलाओं को पुरुषों के समान होने की बात करते आए हैं, मगर दुर्भाग्य से यह आज भी सिर्फ कागजों तक सीमित है, धरातल पर चल चुके हैं। यह आरक्षण महिलाओं को श्रेष्ठ बनाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उनको मदद करने के लिए दिया जा रहा है। संसद के सदन के सदस्यों का इस विधेयक के प्रति अपने अलग अलग राय हैं। हम भी इस अधिनियम के प्रति बहुत चिंतित हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आज अपने माँ के कारण अस्तित्व में आ पाए हैं, तो हमें भी दायित्व बनता है, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम अपनी माँ के लिए, नारी समाज के लिए, महिला समाज के लिए कुछ अच्छे काम करें, कुछ ठोस काम करें। तो चूंकि पुरुष महिलाओं को सत्ता साझा करने की अनुमति नहीं देना चाहते, पुरुषों को यह डर है कि अगर महिलाएं भी समान अधिकार उनको मिल जाएगा, महिलाएं भी हमारे समान कदम से कदम मिलाकर चलने लगी, तो वह दिन दूर नहीं जब पुरुष महिलाओं के लिए मात्र आभूषण मात्र होगा। महिलाओं के लिए अब समय आ गया है कि ये सारी शब्दों का खेल खेलना बंद करें और अगर आप अपनी माँ का सम्मान करते हैं, अगर आप अपनी बहनों से प्यार करते हैं, अगर आप अपनी बेटियों की परवाह करते हैं, तो आप इस अधिनियम का समर्थन करेंगे और इसे हकीकत बनाएंगे। महिलाएं इस अधिनियम की इच्छा रखती है, इसकी हकदार भी है। भारत के विकास के सर्वोत्तम युग में यह होगा कि सभी दल अपने मतभेदों और अनुकूलताओं को भूलकर इस अधिनियम का समर्थन करें। मुझे लगता है कि यह विधेयक सही दिशा में उठाया गया कदम है और इसे सदन में लाने के लिए सरकार को बधाई देनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने विधेयक के सभी पहलुओं को स्पष्ट कर दिया है और मैं सदन से अनुरोध करता हूँ कि इस अधिनियम को सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाए। आप सभी को धन्यवाद। महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री मेघा का समर्थन किया है और मैं उन सदस्यों को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस तरह की रचनात्मक आलोचना धन्यवाद देती हूँ। लेकिन संविधान निर्माताओं ने यह महसूस किया कि पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता लाने के लिए पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान होना जरूरी है।
मेरे प्यारे दोस्तों, इस विधेयक को पारित करके सरकार महिलाओं के लिए एक अनुकूल मार्ग सुनिश्चित करना चाहती है। हम वर्षों से चले आ रहे कुप्रथा और अन्याय को समाप्त करना चाहते हैं। यह सच है कि बहुत सी महिलाएं आगे आ रही हैं, पर सच यह भी है कि अभी लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। इसलिए मुझे खुशी है कि सरकार इस बिल को पारित करने के यहाँ नहीं लिए हूँ, कहीं और है। एक बार फिर मैं आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद देती हूँ और आपके सहयोग की अपेक्षा करती हूँ। अंततः मैं इस सदन से अनुरोध करती हूँ कि इस बिल को पारित किया जाए। धन्यवाद। अच्छा, हम बात करते हैं। आदरणीय सांसदगण, जैसा कि आप पर सभी लेट जानते लगे हैं, पढ़ना को सब बोलते यह रहते हैं। महिला विधेयक 2016 एक संविधान संशोधन विधेयक होगा और इसे सदन में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। सवाल यह है, क्या भारत के निचले सदन में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने पर विचार किया जाना चाहिए? जो लोग विधेयक के समर्थक में हैं, वो हाँ कहेंगे। जो लोग विधेयक के खिलाफ हैं, वो ना कहेंगे। मुझे लगता है प्रस्ताव हाँ के पक्ष में, हाँ के पक्ष में, हाँ के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है। खंड दर खंड विचार। अब सवाल यह है कि 2 से 5 यह विधेयक का हिस्सा है और सुश्री रीति द्वारा खंड 5 में एक संशोधन है। क्या इसे आगे बढ़ा रहे हैं? अब सवाल यह है कि खंड 2 से 5 यह विधेयक का हिस्सा है। जो पक्ष में है वो हाँ कहेंगे, जो इसके खिलाफ है वो ना कहेंगे। मुझे लगता है प्रस्ताव हाँ के पक्ष में, हाँ के पक्ष में, हाँ के पक्ष में यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सवाल यह है, वह खंड 1 अधिनियम सूत्र और शीर्षक एक विधेयक का हिस्सा है। जो लोग विधेयक के पक्ष में हैं, वो हाँ कहेंगे। जो लोग इसके खिलाफ हैं, वो ना कहेंगे। मुझे लगता है प्रस्ताव हाँ के पक्ष में, हाँ के पक्ष में, हाँ के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पास किया जाता है। The members of